क्योंकि उस वक्त जो हुआ सियासत पाकिस्तान की, क्या मैं नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि जी बेनज़ीर साहबा ने कहा है कि इलेक्शन में हिस्सा मत लें, तो क्या एक सियासी वर्कर को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जी जब घर खाली छोड़ दिए जाएं तो फिर जिन बसते हैं, तो ये सीटें अगर आप छोड़ देंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इलेक्शनियरिंग प्रोसेस से अगर आप बाहर रह गए तो फिर इसको आप रीगेन करने के लिए आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। बेनज़ीर साहबा बाहर चली गई, तो अब भी जैसे लीडरशिप बाहर है, तो जब सूरज ना हो तो किस तरफ फिर आप आराम ही करेंगे। तो आप कोई सूरजमुखी तो नहीं है सूरज चढ़ता सूरज, आप सूरजमुखी तो नहीं है कि अगर सूरज ना हो तो फिर आप सूरज नहीं, लेकिन सूरज की ज़रूरत ज़रूर है। मैं ज़िम्मेदार हूँ ना, तो सूरज के साथ चलता हूँ। अगर सूरज गरूब हो जाए तो क्या करें? पाकिस्तान की सियासत का ये हाल है कि सूरज आता है, गरूब हो जाता है, तो फिर अब आप बैठ तो नहीं सकते। तो जिसका भी नया सूरज चढ़ने लगता है आप उसके साथ हो जाते हैं? नहीं, उसमें कई सूरज चढ़ते हैं ना, तो उसमें जो आपकी नज़रियात के साथ थोड़ा बहुत मिलता होगा आप उसी के पीछे जाएंगे ना। अब जैसे बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं मुल्क में वापस, तो फिर क्या करेगी दुनिया? आप क्या करेंगे? दुनिया को छोड़। तो ज़ाहिर है मैं भी अपना फैसला फिर उस वक्त करूँगा कि मैंने क्या करना है, कि अगर ये हमारा जो इस वक्त क्यू लीग जो है इसका क्या उस वक्त करैक्टर बनता है कि ये स्टैंड करते हैं उस प्रेशर को कि नहीं, हमारी लीडरशिप, हमारे चौधरी शुजात साहब उस प्रेशर को लेते हैं या नहीं लेते। आपका क्या ख्याल है? चौधरी शुजात साहब अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं तो उनके साथ जा बैठेंगे? देखें जी, सियासत में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जिन बैसाखियों पे सियासत की जाती है, अगर वो बैसाखियाँ हट जाएं तो फिर लोग कहीं ना कहीं तो गिर पड़ेंगे ना। यहाँ गिरने वाली बात होती है, बैठने वाली बात नहीं होती। बैसाखी के सहारे सियासत की जाती है यहाँ पे, और वो बैसाखियाँ जो हैं वो आपको पता है कि कहाँ से मिलती हैं। आप बता देना ताकि अवाम को भी पता चल जाए, आप छुपाते क्यों हैं? अवाम को भी पता है कि ये बैसाखियाँ कहाँ से मिलती हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत में हमारी इदारों का और लीडरशिप का जो थ्रू आउट रोल रहा है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने भी मुल्क को वक्तन फ़क्तन ख़ुद ही डिस्टेबलाइज करते रहे हैं। तो जब डिस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस होगा और लीडरशिप में इतनी क्या नहीं होगी सस्टेन करने की करेज या तजर्बा, जैसे अब पिछले दौर में यह था कि बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में बिल्कुल ही जैसे वो कहते हैं ना जी, हॉर्न्स जो थे आपस में फंस गए उनके, तो उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि ऐसे मौक़ों पे बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिकली कि आप लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन और तमाम सियासी जमातें मिलकर फिर निकालें कोई चीज़। यहाँ पर तो सब ही आपस में लड़ रहे थे, जितनी सियासी नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, एक से दूसरा डैगर ड्रॉन्स था। तो उस वक्त फिर नुकसान होता है जब तक ये लीडरशिप उस चीज़ पे नहीं आएगी कि उसमें एक ऐसा कल्चर पैदा नहीं होगा कि वो आपस मिल बैठ कर मुल्क के फ़ैसले करें, मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करें, आपस के ज़ाती। सर अभी भी तो लड़ रहे हैं लोग तो अभी भी लड़ रहे हैं। देखें कुछ दिन पहले तक, अब आप नरम ज़ुबान में बात करते हैं, कुछ दिन पहले तक तो खुद आप नेशनल असम्बली में लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा ठीक लड़े थे, हालात ऐसे यानी अगर मेंबर पार्लिमान के ज़ाती मफादात पर हर्फ आ जाए तो उसके बाद वो 40 अरकान को जमा करके और कैफेटेरिया जाके बैठ जाता है कि मैं इजलास नहीं चलने दूंगा। देखें जी, उस वक्त ये जब इख्तलाफ आए थे, वो इख्तलाफ मैं तो नहीं किया, कमज़ोर आदमी की तो ज़बान चलती है, मेरी तो ज़बान चल रही थी, ताकतवर का डंडा चलता है, तो मैं आवाज़ किसके खिलाफ उठा रहा था? ताकतवर। सर आप कमज़ोर थे सर, 40 अरकान आपके साथ, आपके दावे 40 अरकान के दावे थे। 40 अरकान वो थे जो अपने हलकों से 5 लाख वोटर के नुमाइंदे होते हैं वो, और अपनी एक उनका कैरेक्टर होता है, और इन अरकान में वो लोग थे जो अपनी पर्सनल भी उनकी अपनी स्टैंडिंग है, उनके मफादात और उनका जो पार्टी के अंदर एक एतमाद होना चाहिए, जब वो बंदा वो ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे? जब आप माँ भी दूध ना दे तो बच्चा रोता तो है ना, और ताकतवर के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? एक रिजेंटमेंट ही शो कर सकते हैं ना। नहीं, फिर वो सारे मामलात आखिर सॉल्व किस तरह हो गए? या तो मफादात मिल गए। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व हुए। टाइम एंड अगेन प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तकरीरों में जब भी वो आए, उन्होंने कहा कि जी आपस में दोस्ती पैदा करो, और लीडरशिप को चाहिए कि वो नाराज़ लोगों को उनको उनके ग्रजेस जो हैं वो दूर करें। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब भावलपुर जाते हैं, उस दौर में आप उनसे मिलने से इनकारी हो जाते हैं? जी मैं नहीं गया था। क्यों? इसलिए कि वो सदर पाकिस्तान थे सर। इसलिए कि उस वक्त मैं इसलिए नहीं गया था कि उस वक्त जो ज़्यादती हो रही थी
तो मेरी सदर साहब से थोड़ी सी शनासाई, थोड़ी सी न्याज़मंदी थी। तो मुझे ये गिला था कि जब मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ हूँ तो मेरे साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है। तो इसलिए थोड़ी सी रिजेंटमेंट शो की, और फिर उसके बाद सब ने महसूस किया कि वाकई ज़्यादती हो रही हैं। फिर प्रेसिडेंट साहब ने ही तो इंटरफेयर किया कि उन्होंने शुजात साहब को कहा। फिर ये भी एक बड़ा दिल करने वाली बात है, फिर शुजात साहब ने सारों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मफाहमियत शुरू की, और फिर पार्टीज़ ऐसे नहीं बनती, इसमें बड़ा वक्त लगता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब ये तो ऐसे ही है ना, जैसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो नहीं थी, ये तो ज़बरदस्ती की शादियाँ थी, और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता एतमाद जो है वो बनता बनता और पार्टी जो है वो वक्त के साथ बन जाती है। अब आखिर क्यों लीग को वो लीड कर रहे हैं शुजात साहब, तो इसलिए लीड कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों की कुछ ग्रजेस, कुछ उनकी शिकायतें दूर की, और इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये एतमाद हासिल हो गया। सर, मैं अब तक आपसे जितनी भी मैंने अब तक बात की है, मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो कौन से ग्रजेस थे जिनका पब्लिक के सामने आप इजहार करने से इस तरह कतरा रहे हैं कि जिस तरह। नहीं, ऐसे कोई नहीं थे कि पब्लिक के सामने ना किए जाएं। उसमें बल्दियाती इलेक्शन में जो वहाँ पे जैसे हमारे मुल्क के इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा कभी भी पाकिस्तान के जितने मैं इलेक्शन मेरी लाइफ में हुए हैं उनमें मैंने कभी भी ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा जिसमें मैं हुकूमत का ब्लू आइड रहा हूँ। ये लग्जरी मुझे नसीब नहीं हुई कि मुझे हुकूमती उम्मीदवार के तौर पे, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि गरीब लोग मुझे मेरे करैक्टर की वजह से, मेरी साफ गोई की वजह से, या पता नहीं कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी लाजमी है कि मखलूक खुदा मुझे वोट दे देती है, वरना मेरा कोई कौम कबीला इतना नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मुझे वो क्यों वोट दें, मुझे खुद समझ नहीं आती, लोग मुझे इलेक्ट करते हैं। तो उसमें जब मैं अभी भी इलेक्ट हुआ तो तकरीबन मिलत पार्टी में हमने खुद ही बनाई थी, तो उसमें लोगों ने मेहरबानी की हमारे साथ, हमारे MPA बने, MNA हमारे 2 बने, तो उसमें लोगों की कुछ मेहरबानी शामिल थी। ग्रजेस जब होती हैं तो उस वक्त आदमी को तकलीफ़ होती है कि यार मैं वोट लेके खुद आया हूँ, मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो वो फिर ये हुआ कि जब हम आपके साथ शामिल हो गए, प्रेसिडेंट साहब के साथ शामिल हो गए, तो फिर बल्दियाती इलेक्शनों में हमारे खिलाफ बैलेट पेपर यूज़ हुए, जो तरीक़ाकार यहाँ पे होता है हमारा, वो सारे यूज़ किए गए। तो फिर क्या करे आदमी, असूल तो यही है ना कि आप सियासत में कुछ चीज़ों की निशानदेही करेंगे, जी ये गलत हो रहा है पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, उसकी हम निशानदेही करते रहे। यानी इसका मतलब ये है कि जो बल्दियाती इलेक्शन थे, जी हाँ, वो जाली थे, धोखा थे, फरेब थे, और ये मैंने पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने वाली बात। मैं इससे वापस नहीं हटूंगा, क्योंकि उस वक्त मैंने ये TV पे कहा था, मैं उसको ओन करता हूँ। जो लफ्ज़ मैंने कहे थे ARY के प्रोग्राम में कहे थे, PJ मीर के सामने, मैंने बैलेट पेपर भी दिखाए थे, उससे तो मैं नरफ नहीं हो सकता, ना ही आपको मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था। और फिर 90 के इलेक्शन में मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं जीत गया, मेरा रिजल्ट तब्दील हुआ, फिर जिन लोगों को मैं हराता हूं उनको फिर इलेक्ट करा के असेंबली में बिठा देते हैं। तो मैं आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, मैं उज़रदारी लोगों में से नहीं। 90 में आपने कोई इंतखाबी उज़रदारी दायर की जब आप फरमा रहे हैं कि आपको हरा दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपको पता है कि 1-2 पेशियों के बाद फिर असेंबली में भी डिज़ोल्व हो जाती हैं, उज़रदारियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो ये ऐसी तल्ख़ हकीकतें, मैं इनको हमेशा ओन करूँगा ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कभी किसी से घबरा के बात नहीं करता। और मेरी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि जो मेरी अपनी प्रॉपर जो मेरी ट्रेनिंग थी वो इतने मजबूत करैक्टर्स में हुई कि मैं इन चीज़ों से कभी नहीं घबराया, सच कहने से। तो शायद मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, उसमें हम फंस गए कि सच बोलो, डरो मत, हमेशा यही सुनते रहे अपने प्रिंसिपल से। किस स्कूल में पढ़ते थे? हम सादी पब्लिक स्कूल भावलपुर से पढ़े थे। आज भी आप देखें कि सच बोलने वाले सारे वहीं के हैं, ये जितने आजकल आप TV पे सुन रहे हैं। अख्तर खान कांजू साहब हैं, इसाक खान खाकवानी साहब हैं, मखदूम अहमद आलम अनवर साहब हैं, ये सारे वहीं के पौधे हैं। इसाक खान तो आज कोई नया सच बोलने जा रहे हैं, मुझे पता चला कि वो शायद जमात छोड़ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो अपने सोच वाला आदमी है इसाक खान, और वो ज़ाहिर है हमारे एक ही स्कूल से हैं हम, तो पीछे तो नहीं हटेगा, वो नहीं हटेंगे। आपको कुछ अंदाज़ा है कि वो क्यों जमात छोड़ने जा रहे हैं? काफ़ी ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उनको बचपन से जानता हूँ, मेरे से एक साल जूनियर थे, मैं सीनियर हूँ उनसे। लेकिन हमेशा वो एक सच पसंद, सच बोलने वाले, एक क्लीन अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे काफ़ी इलाके की रिस्पेक्टेड खाकवानी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, उनका एक इज़्ज़त वाला नाम है वहाँ पे उनके फैमिली का।
तो मेरे ख्याल में वो जो भी करेंगे वो अपने ज़मीर के मुताबिक ही करेंगे। अच्छा, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से आपका क्या इख्तलाफ रहा है? सुना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी आपके मुखालिफों में शामिल हैं। जी, उनकी फैमिली के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वालिद साहब के साथ तो मेरे वालिद की बड़ी दोस्ती थी। यूसुफ साहब का अपने कुछ हम उम्र अपने रिश्तेदारों में उनकी दोस्तियाँ हो गई जो उनका साथ कभी नहीं देते, लेकिन उन्होंने उनका साथ हमेशा दिया। और उस वक्त ज़ाहिर है मैं तो उनका एहतराम भी करता हूँ। उनके वालिद के साथ मेरे वालिद का ताल्लुक़ था, मैं तो उनके साथ अपनी दोस्ती और ताल्लुक़ समझता हूँ, हमेशा समझता रहूँगा। लेकिन उन्होंने कभी कभी अपने रिश्तेदारों का साथ दिया, इसलिए इख्तलाफ थोड़े बहुत रहे। तस्नीम नवाज़ गर्देजी से क्या मामलात हैं? कोई नहीं, वो हमेशा मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं। सर, आपके ख़िलाफ़ न सिर्फ वो इलेक्शन लड़ते हैं बल्कि मीडिया में कंपेन भी चलाते हैं। ज़रूर चलाते होंगे, ज़ाती इख्तलाफ। उसमें आप पर काफ़ी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात भी आयद करते हैं। मेरा ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम था कि मेरे वालिद के मर्डर में जो FIR थी उसमें मैंने उनका नाम दिया था, क्योंकि इनका सिपाही साहबा से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था उस वक्त ज़िया फ़ारूकी और आज़म तारिक से, और ये उस वक्त पूरे शामिल थे मेरे वालिद के मर्डर में, इसलिए। आज फिर उनके साथ कैसे बैठे हैं आप? नहीं, मैं तो उनके साथ नहीं। जमात तो एक ही है ना सर? नहीं, जमात एक हो भली, मैं उनके साथ बैठना नहीं पसंद करता। इसका मतलब हम यूँ ले सकते हैं कि जिससे आपकी कोई ज़ाती ग्रज होगी, जिससे कभी आपकी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचेगा, आप उससे तो मिलना गवारा नहीं करेंगे, उसके साथ बैठना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचाए, पाकिस्तान की कौम को धोखा दे, तो आप उसके साथ रहते हैं। नहीं, किसने दिया धोखा जिसके मैं साथ? ये काफ लीग में जिसमें आप हैं, आप मुझे बताएं कि 4 साल में काफ लीग ने पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया? काफ लीग ने जितने, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जितनी जब ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज़ होती हैं ना जी, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज़ में हमेशा तरक्की जो है वो ज़्यादा होती है। आप जापान को देख लें, जनरल मैकार्थर अमेरिकन जनरल था और योशिदा प्राइम मिनिस्टर था। अब तक भी वो बाहर कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन तरक्की की राह नहीं रोकी गई। इस दौर में भी तरक्की हुई, बहुत ज़्यादा काम हुए। 5 साल पार्लियामेंट ने अपना टाइम भी पूरा कर रही है और इलाकों को, जर्नैल की वर्दी की आड़ में 5 साल पूरे हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कंट्रोल डेमोक्रेसी से। और क्या मेरी मुराद है? आप मतलब कंट्रोल डेमोक्रेसी यही है ना कि आप कंट्रोल डेमोक्रेटिक सिस्टम में जा रहे हैं ना। इसमें कोई आप इसको ये तो नहीं कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने तो इसको लीड नहीं किया। इट इज़ लेड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिनके नाम के साथ जनरल लगता है। तो कंट्रोल डेमोक्रेसी है ना जी। सर, IGI बनती है,